हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों का चैप्टर चल रहा है ग्रेविटेशन और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज केपलर लॉ। केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन। ठीक, तो केपलर लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन स्टार्ट करेंगे। तो मेनली इसमें साइंटिस्ट आपको नजर आएंगे, उन साइंटिस्ट का नाम है केपलर। ठीक है, ये केपलर कौन है? तो केपलर एक प्रकार से साइंटिस्ट है, एक प्रकार से नहीं, एक साइंटिस्ट है ये। और इन्होंने कुछ नियम दिए थे प्लानेटरी मोशन, यानी प्लानेट के मोशन के अबाउट। मेनली हुआ क्या था कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि निकोलस कोपरनिकस, उसने एक थ्योरी दी थी, वो भी अपने समय के एक बड़े साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि मेनली जो हमारा ऑब्जेक्ट है या कोई भी प्लानेट है वो एक्चुअल में कैसा मोशन करता है। पहले मैं कोपरनिकस की बात में लिख दूं। कोपरनिकस की जो बात थी वो ये थी कि सर्कुलर मोशन करते हैं प्लानेट। प्लानेट कैसा मोशन करते हैं? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन नहीं बोला उन्होंने, एक्चुअल में बोल दिया सर्कुलर ऑर्बिट पे प्लानेट मोशन करते हैं। ऑर्बिट क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। तो प्लानेट किस ऑर्बिट पे मोशन कर रहे होते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट पे मोशन कर रहे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये बोला था कि जो प्लानेट होते हैं उनका जो मोशन होता है या उनकी जो स्पीड होती है ऑलवेज क्या होती है? कॉन्स्टेंट होती है। यानी स्पीड ऑफ प्लानेट ऑलवेज कांस्टेंट। तो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली थी कोपरनिकस ने कि भैया ऑर्बिट कैसा होता है? तो ऑर्बिट होगा सर्कुलर और जो प्लैनेट की स्पीड होगी हमेशा क्या होगी? सर्कुलर होगी। अब वो तो कह के निकल लिए, लेकिन बाद में जब केपलर साहब ने मार्स पे ऑब्जर्वेशन किया, मतलब मार्स का ऑब्जर्वेशन किया, मार्स ग्रह, मंगल ग्रह का ऑब्जर्वेशन किया, तो उन्होंने पाया कि जो मंगल ग्रह है वो कभी सूरज के नज़दीक आ जा रहा है और कभी सूरज से दूर चला जा रहा है। दैट मीन्स उसकी जो डिस्टेंस है सूरज के अबाउट वो क्या हो रही है? वेरी कर रही है। और ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, बिकॉज सर्कुलर ऑर्बिट में आप सभी लोगों को पता है, अगर सभी लोग जानते होंगे, तो मान लीजिए अगर ये सेंटर है तो इस सेंटर से मैं देखूं तो मान लेता हूं कि यहाँ पे सेंटर में कौन है? सन है ना। तो ये सन है, तो यहाँ पे अगर मैं मंगल ग्रह को रख रहा हूँ तो सन से मंगल ग्रह की दूरी इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लेता हूँ ए है, और यहाँ पे मैं पर्टिकुलर पॉइंट क्या मान लेता हूँ? बी। जब ये मंगल ग्रह ए पे है तो सपोज कर ले रहा हूँ आर दूरी पे है, तो जब ये बी पे पहुँचेगा तो भी दूरी कितनी रहेगी? आर ही रहेगी। क्योंकि सर्कल में कभी भी सर्कम्फ्रेंस पे आप किसी भी पॉइंट पे जाएंगे, सेंटर से दूरी कभी भी घटती नहीं है, क्योंकि हम उसको मानते हैं रेडियस, और रेडियस हमेशा क्या होता है? सर्कल में कांस्टेंट होता है। तो भैया सर्कल में कहीं भी आप जाओ, आप यहाँ से इधर जाओगे, 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 कहीं भी आप जाओ, कभी भी दूरी क्या नहीं होगी? कम नहीं होगी, या घटेगी या बढ़ेगी नहीं, मतलब चेंज नहीं होगी। कम या ज्यादा की बात ही छोड़िए, चेंज नहीं होगी, हर जगह पे क्या रहेगी? दूरी बराबर रहेगी, जैसा कि कोपरनिकस साहब ने कहा था उस अनुसार मैं अगर बात करूं तो। लेकिन रियलिटी में ये देखा केपलर साहब ने कि भैया जो मार्स की डिस्टेंस है सन के अबाउट वो क्या हो रही है? कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, पहली बात। और दूसरी एक बात और उन्होंने देखी, वो बात क्या उन्होंने बोली कि जो प्लैनेट की स्पीड है वो एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं, यानी मंगल ग्रह जब क्या हो रहा है? पास आ रहा है, सूरज की क्या हो रहा है? पास आ रहा है, तो उसकी स्पीड क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। और जब वो दूर जा रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो जा रही है? घट जा रही है। दैट मीन्स उन्होंने मंगल ग्रह को ऑब्जर्व करके उनकी ये दोनों बातों को क्या कर दिया? सिरे से नकार दिया। मेनली कोपरनिकस की थ्योरी जो थी हेलियोसेंट्रिक मानी जाती थी, ठीक है ना, यानी उनकी थ्योरी स्पेशली इसलिए ज़्यादा प्रमुखता से विख्यात हुई क्योंकि कोपरनिकस साहब ने ये बोला था कि एक्चुअल में जितने भी प्लैनेट है वो सन के अराउंड घूम रहे होते हैं, ठीक है ना। तो हेलोसेंट्रिक थे, तो इसलिए सबसे बड़ा मतलब उनका थ्योरी, मतलब शुरुआती साइंटिस्ट में देखा जाए तो सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हेलोसेंट्रिक का क्या दिया था? प्रूफ दिया था, माना था और ऑब्जर्व करके बताया भी था कि एक्चुअल में प्लैनेट किसके चारों ओर घूमते हैं? सूरज के चारों ओर घूमते हैं। तो ये सबसे बड़ा इनका क्या था? सबसे बड़ा जो अगर बोला जाए इनकी जो विख्याति या ख्याति या जो भी उपलब्धि थी, वो सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि भैया हेलोसेंट्रिक था। लेकिन इसके अलावा उन्होंने दो बातें और कही कि भैया प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं और स्पीड कांस्टेंट होता है। ये दोनों बातें क्या हो गई? गलत। कोपरनिकस साहब की सिर्फ एक बात सही हुई, और वो क्या थी कि एक्चुअल में प्लैनेट सन के अराउंड मोशन कर रहे होते हैं।
बाकी दोनों बातें क्या हो गई, गलत। किसने कहा, केपलर साहब ने कहा, यानी केपलर साहब ने इन दोनों बातों को सिरे से क्या कर दिया, नकार दिया। ठीक है, अब सिरे से नकारने का मतलब ये तो होता ही नहीं कि अगर किसी ने बोला आपसे और आपने उसको तुरंत गलत कर दिया, नहीं, आपको उसके लिए क्या लेके आना पड़ेगा, प्रूफ लेके आना पड़ेगा। फिर अगर आप कह रहे हो कि अगर ये गलत है तो उसकी जगह पे आपको सही भी बताना पड़ेगा। गलत है तो प्रूफ दे दिया कि हाँ गलत है, लेकिन उसकी जगह पे आपको दूसरा सटीक एक डेफिनेशन देना पड़ेगा ना। अगर मैं बोल दूं कि सर्कुलर ऑर्बिट में, जैसे कोपर्निकस साहब ने बोला कि सर्कुलर ऑर्बिट में प्लैनेट मोशन करता है, अब केपलर साहब आए कह नहीं है, मैंने देखा था कि मंगल ग्रह जो है क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है डिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं है। तो दूसरा तुरंत क्वेश्चन आएगा, तो ठीक है, तो कौन से ऑर्बिट में है, यानी ऑर्बिट का शेप कैसा है, तब तो उनको बताना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए उन्होंने ऑब्जर्व किया और इन सब का क्या दिया, एक सॉल्यूशन भी दिया। उन्होंने बोला कि देखो यार सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, इसकी जगह पे सबसे पहले समझ लो कि इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ठीक है, कैसा ऑर्बिट है, इलिप्टिकल। अभी क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। और दूसरी उन्होंने बात की कि स्पीड क्या नहीं होती है, कांस्टेंट नहीं होती है। ध्यान देंगे, स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, स्पीड वेरी करती है। एक्चुअल में कांस्टेंट क्या होता है, तो एरियल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। तो इन दोनों की जगह पे उन्होंने दो बातें दे दी। ठीक है, अब हम इन दोनों बातों को देखेंगे ना, तो पहली जो बात नजर आ रही है आपको, वो पहला ही लॉ है। केपलर ने इन दोनों बातों को लिया, मतलब जो भी ऑब्जर्व किया उसको नियम के तौर पे प्रस्तुत किया था। समझ पा रहे हैं, तो इन दोनों बातों को गलत साबित करके उन्होंने दो नई नई बातें दी। कितनी बातें दी, दो नई बातें दी। तो ये दो नई बातें इनकी दो नियम में आते हैं, और जो एक नई बात दी वो तीसरा नियम बन गया। समझ पा रहे हैं, तो टोटल इन्होंने प्लानिटरी मोशन, प्लानिट के मोशन के रिगार्डिंग कितने लॉ दिए, 3। ठीक है ना, कितने दिए थे, 3। पहला और दूसरा तो आपको यहीं से नजर आ रहा है। सर्कुलर ऑर्बिट बोला था कोपर्निकस साहब ने, इन्होंने एलिप्टिकल ऑर्बिट बोल दिया, पहला नियम बन गया। दूसरा, स्पीड ऑफ प्लैनेट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उन्होंने बोला, इन्होंने बोला कि नहीं, एक्चुअल में एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। यही क्या बन गया, सेकेंड लॉ बन गया। और थर्ड लॉ आपको थोड़ा सा आगे समझाया जाएगा। अभी पहले इन दोनों लॉ को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर सर्कल के बारे में तो हम लोग जानते हैं, जब से पैदा हुए तब से सर्कल देख रहे हैं। ठीक है, अभी ये इलिप्स पहली बार सुन रहे हैं हम लोग, इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, तो आखिर ये इलिप्स क्या होता है कि नहीं है, ये जानते हैं, और इलिप्स के अंदर की प्रॉपर्टी को समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इलिप्स, तब जाके हम बारी बारी लॉ को पढ़ेंगे, अदरवाइज हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर चला जाएगा। समझ पा रहे हैं, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इलिप्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलिप्स के बारे में। फिर बाद में हम तीनों नियम को बारी बारी डिफाइन करेंगे। तो मेनली अगर हम इलिप्स की बात करें तो इलिप्स क्या होता है, तो इलिप्स भी एक प्रकार का सर्कल ही है। इलिप्स भी एक प्रकार का क्या है, सर्कल ही है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त बोलते हैं, दीर्घवृत्त। ठीक है ना, ये भी क्या है, एक प्रकार से क्या है, वृत्त ही है, सर्कल ही है। मेनली अगर आप एक कोन लीजिए, क्या लीजिए, कोन। ऐसे मैंने कोई कोन ले लिया, ठीक है। अब इस कोन को आप किसी प्लेन से, प्लेन समझ पा रहे हैं ना, ऐसे ये एक प्लेन है, इस प्लेन से आप इस कोन के एकदम पैरेलल कट करिए। ये क्या है, ये कोन है और ये प्लेन है, तो प्लेन से आप पैरेलल कट करिए। कैसे कट करिए, ऐसे कट कर रहे हो आप। जब आप ऐसे कट करोगे तो आपको कौन सा भाग दिखाई देगा, ऐसे भाग दिखाई देगा, है ना। तो ये जो आपको नजर आ रहा है एक्चुअल में ये क्या है, सर्कल है। ये क्या है, सर्कल बनेगा। मतलब प्लेन से आप क्या करोगे, पैरेलल कट करोगे तो सर्कल नजर आएगा, ठीक। लेकिन अगर आप क्या करो, थोड़ा सा तिरछा कट करो। कैसा कट करो, तिरछा, ये तो सर्कल बन जाएगा। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, तिरछा कट कर दिया। तिरछा मतलब आप ऐसे ना ले जाके थोड़ा सा ऐसे क्रॉस में लेके जाइए। क्रॉस में ऐसे कट करेंगे तो आपको कुछ ऐसी शेप नजर आएगा। तो ये जो शेप आपको नजर आ रहा है एक्चुअल में यही क्या है, इलिप्स है। समझ पा रहे हो, इलिप्स कुछ और नहीं है, क्या है कि एक प्लेन को एक प्लेन से अगर हम एक कोन को तिरछा कट करते हैं तो जो शेप हमको नजर आता है वो क्या आता है, वो इलिप्स बनता है, ठीक है ना। तो इलिप्स कहाँ से डिफाइन होता है, तो यहाँ से डिफाइन होता है। समझ में आ रहा है, पैरेलल कट करोगे तो सर्कल। फिर से यहाँ पे मैं दोनों बना दे रहा हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे कि ये कौन है भैया, ठीक है, ये कौन है और इस कोन के आप पैरेलल कट कर रहे हो, ठीक है,
पैरेलल कट कर रहे हो, तब क्या बनेगा? सर्कल। और जब आप तिरछा कट करोगे तो क्या बनेगा? इलिप्स। ठीक है, सर्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृत्त। और इलिप्स को क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्त। ठीक है, बिल्कुल। अब इसी बात को अगर हम आगे की ओर समझें दीर्घवृत्त के बारे में, तो एक और तरीका समझ सकते हैं कि मेनली अगर कोई सर्कल है, ये रहा सर्कल, इस सर्कल को एक इस एंड से इधर पकड़ो, एक दूसरे एंड से इधर से पकड़ो, मतलब 2 एंड पकड़ो इसके, और इसको क्या कर दो? खींच दो। क्या कर दो? इसको खींच दो। जब खींचोगे तो क्या ये बीच वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? हल्का सा दब जाएगा। दब जाएगा ना? जब ये दब जाएगा तो जो हमको शेप नजर आएगा वो कुछ ऐसा नजर आएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलिप्स। ठीक है ना? ये क्या है? सर्कल। और सर्कल को थोड़ा सा पकड़ के खींच दो तो क्या बन जाएगा? इलिप्स बन जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें समझ लीजिए, सर्कल और इलिप्स। ठीक है, अब जैसे आप सर्कल के बारे में जानते हो तो सेंटर होता है, सेंटर के इस साइड मतलब हर जगह रेडियस होता है, तो इसमें कुछ नया बताने जैसा है नहीं कि डायमीटर होता है, ये सर्कम्फ्रेंस होता है, लेकिन इसमें कुछ नई बातें आती हैं, उन नई बातों को समझते हैं, नए नए नाम भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो हम इन नए नाम को भी देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इलिप्स की कुछ बातों को समझिए। जैसे अगर हम बात करें इलिप्स की, तो मेनली आपको इलिप्स ऐसे नजर आएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। ओके, एज्यूम कर ले रहा हूं मैं, बीच में ये मान लेता हूं क्या है? सेंटर है। क्या है? सेंटर। बड़े अच्छे से समझिएगा। तो मेनली इलिप्स के अंदर आपको कई सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले अच्छे से समझिएगा। तो देखिए 2 चीज़ें आपको कनेक्ट करनी है, आप ध्यान से देखोगे तो एक तो इधर आपको चीज़ें नज़र आएंगी, मतलब यहाँ पे नज़र आएंगी एक एक्सिस और एक एक्सिस इधर। ये मेरा सेंटर है, सेंटर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये मेरा सेंटर है, इधर इधर पोर्शन। ठीक है, फिर ऐसे ही आप देख पाओगे तो इधर भी आपको नज़र आएगा, मतलब अगर आप यहाँ से भी सेंटर के थ्रू एक एक्सिस ड्रॉ करो तो 2 एक्सिस नजर आ रहा है ना, एक तो ऐसे और एक ऐसे। यस और नो? एक तो इसके पैरेलल और एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सॉरी वर्टिकल, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, 2 एक्सिस है। एक क्या है? एक क्या है? वर्टिकल है, और एक क्या है? हॉरिजॉन्टल। अच्छा ध्यान से देखो, अगर ये सर्कल होता, ये सर्कल होता, तो अगर मैं इस सेंटर के अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी वर्टिकल लाइन और वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों ड्रॉ करूं, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों ड्रॉ करूं, तो क्या दोनों सेम है कि नहीं है? दोनों सेम है, और दोनों सेम है इसलिए इन दोनों का एक ही नाम है डायमीटर। हाँ या ना? ये दोनों क्या कहलाती हैं? डायमीटर, व्यास कहलाती हैं। लेकिन इलिप्स में दोनों सेम नहीं है। ये साथ नो, क्या दोनों सेम है? नहीं। तो इसलिए हम इन दोनों एक्सिस का अलग अलग नाम रखते हैं। ये छोटी वाली एक्सिस है, तो इस पूरी छोटी वाली एक्सिस को हम लोग नाम देते हैं, जैसे यहाँ से आप देख पाओगे, यहाँ से मैं थोड़ा सा इधर लाके आपको समझा रहा हूँ, इसको हम लोग नाम देते हैं माइनर एक्सिस। क्या नाम देते हैं? माइनर एक्सिस। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यहाँ से लेके ये जो बड़ी वाली एक्सिस है, इसको क्या नाम दे देंगे? मेजर एक्सिस। है कि नहीं है? मेजर एक्सिस। क्लियर है? हाँ या ना? अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस सेंटर से इस साइड तक मैं इसकी लेंथ क्या मान लेता हूँ? यहाँ से लेके यहाँ तक ए है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या होगी? ए ही होगी। ये तो दिक्कत, इसमें तो दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ए नहीं होगी, यहाँ पे मैं मानूंगा क्या कि यहाँ से यहाँ तक क्या है? बी है। समझ पा रहे हो? यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? बी है। तो अगर मैं मेजर एक्सिस की बात करूँ तो मेजर एक्सिस कितना होगा? 2a होगा। ये ए और ये ए मिला के मेजर एक्सिस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऐसे ही ये पूरा माइनर एक्सिस कितने का है? माइनर एक्सिस है सर 2b का। इतना भी और इतना भी दोनों मिला के तब मेरा क्या बन रहा है? माइनर एक्सिस बन रहा है। क्लियर है? अच्छा, सिर्फ इतने पार्ट को अगर मैं बोलूं तो इस सिर्फ इतने पार्ट को मैं बोलूंगा सेमी माइनर एक्सिस। हाँ या ना? बोलूंगा सेमी माइनर एक्सिस। आधा है ना, पूरा माइनर एक्सिस है, ये है, सॉरी ये पूरा माइनर एक्सिस है, तो आधा सेमी माइनर एक्सिस। ऐसे ही देखो, ये इसको ध्यान में रखना, ऐसे इस वाले की बात कर लो, ऐसे इस वाले की बात कर लो, तो ये क्या होगा? पूरा मेजर एक्सिस है, आधा कितना होगा? सेमी मेजर एक्सिस। होगा कि नहीं होगा? सेमी मेजर एक्सिस। क्लियर है? तो सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। आई होप समझ में आ गया होगा। ये जो नाम है इनको आप याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक? यस सर नो?
ठीक, अब थोड़ी सी और बातों को हम लोग समझते हैं। और क्या क्या हम बातें समझ सकते हैं। सपोज करिए कि मैं इसको दबा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ। तो अगर मैं दबाऊंगा मतलब इसको डाउन कर रहा हूँ, नीचे की ओर दबा रहा हूँ, इधर से भी और इधर से भी, बस एज्यूम करने जैसी बातें हैं, तो एज्यूम करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जब मैं नीचे की ओर दबाऊंगा तो क्या होगा, ये इधर का जो पॉइंट रहेगा वो इधर भागेगा, मतलब इस सेंटर के इस साइड कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट किधर की ओर खिसकेगा, इधर की ओर। और ऐसे ही इधर वाला पॉइंट किधर की ओर खिसकेगा, इधर की ओर। यस और नो। जैसे सपोज कर ले रहा हूँ ये मेरे पास सेलो टेप है, मिली टेप है, तो जब मैं इसको दबाऊंगा तो क्या हो रहा है, ये वाला पॉइंट क्या हो रहा है, किधर की ओर भाग रहा है, देखो ध्यान से, इधर की ओर भाग रहा है। अच्छा, ये वाला पॉइंट है जो इधर है वो किधर की ओर भाग रहा है, इधर की ओर भाग रहा है, नहीं भाग रहा है। तो ऐसे मैं क्या एज्यूम कर सकता हूँ कि मान लो सेंटर के इस साइड वाला पॉइंट किधर भाग रहा है, इधर, और यहाँ पे कोई पॉइंट है इस साइड, मतलब किस डायरेक्शन में है ये, राइट साइड में है तो इधर की ओर भाग रहा है, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड की ओर भाग रहा है, और राइट साइड वाला पॉइंट राइट साइड की ओर भाग रहा है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ, हाँ या ना। तो मैंने मान लिया कि ये पॉइंट भाग के कहाँ पे पहुँच गया यहाँ पे, ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ ए, और ऐसे ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैं मान लेता हूँ कि ये वाला पॉइंट क्या है, बी। पहले यहाँ था, कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे। क्लियर है। बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। इन दोनों पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं फोकाई, ठीक है ना, ठीक है ना। या मेनली अगर एक नाम बोलोगे तो फोकस, एक को बोलोगे तो फोकस, और अगर प्लूरल लोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब दोनों को लोगे तो प्लूरल बन जाएगा, प्लूरल मतलब फोकाई, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। फोकस और फोकस का सिंगुलर क्या होता है, सॉरी, फोकस इज अ सिंगुलर फॉर्म, फोकस का प्लूरल होता है फोकाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखोगे तो ये क्या बन गया, फोकाई। या एक को बोलोगे, एक को बोलोगे तो क्या कहलाएगा, वो फोकस कहलाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। चलो और भी बातें देखते हैं। मैं यहाँ से पहले मिटा दूँ, नहीं तो इसी में आउज गाउज हो जाएगा तो फिर कंफ्यूज होते जाओगे आप। अब थोड़ा ध्यान देना, ध्यान क्या देना ये देखते हैं हम लोग। मेनली इस सेंटर से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस की मैं बात करूंगा, ठीक है ना। इस सेंटर से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस की मैं बात करूँ, अगर जैसे ये सेंटर को मैं ओ मान लेता हूँ, क्या मान लिया मैंने, ओ। अच्छा, इस पॉइंट को मैंने मान लिया, यहाँ पे ए बी हो गया है, तो इस पॉइंट को मैंने मान लिया, सी तो सेंटर में ही लेते हैं, तो कोई और ले लेते हैं, एक्स, ठीक है। क्या ले लिया मैंने, एक्स। तो इधर क्या हो गया, एक्स, और यहाँ पे ए, यहाँ पे ओ, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से अगर आप समझोगे, थोड़ा ध्यान से आप फील कर पाओगे, तो एक्चुअल में अगर मैं यहाँ पे एक बात बोलूँ, क्या बोलूँगा, ध्यान से समझेंगे कि ओ से लेके एक्स तक, ओ से लेके एक्स तक, और ए से लेके ओ तक, ओ से लेके एक्स तक और ए से लेके ओ तक। ध्यान देना, मैंने क्या बोला, ए से लेके ओ तक, ए से लेके ओ तक, और ओ से लेके एक्स तक, दैट मीन्स इतना फिर इतना, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ध्यान देना, ये ओ से लेके एक्स तक, तो एक्चुअल में ये क्या कहलाता है, इस रेशियो को ध्यान देना फिर से, सेंटर से इस पॉइंट की दूरी और सेंटर से इसके सर्कमफ्रेंस, मैं बोलूँगा ऐसे, मान लूँगा कि इसके सर्कमफ्रेंस, अच्छा इसको ऐसे एक्चुअल में पकड़ लो, इसको बोल दो इलिप्टिकल पाथ। ये क्या है, इलिप्टिकल पाथ। इलिप्स के ऊपर का जो रास्ता है उसको इलिप्टिकल पाथ, इलिप्टिकल रास्ता बोलेंगे। तो इलिप्टिकल पाथ पे मैं कोई डिस्टेंस ले रहा हूँ, जैसे कोई पॉइंट ले रहा हूँ, तो वहाँ सेंटर से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है और सेंटर से इस पॉइंट जो उसके अंदर है डिस्टेंस, उस पूरे डिस्टेंस को अगर मैं एज्यूम कर लूँ या पूरे डिस्टेंस को मैं लूँ, तो जानते हैं क्या कहलाएगा वो, तब हम इसको नाम देते हैं इसेंट्रिसिटी। इसको क्या नाम देते हैं, इसेंट्रिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है इसेंट्रिसिटी, बहुत ज़रूरी है इसको याद करना, याद बात नहीं करना पड़ेगा, ध्यान देंगे। फिर से कहाँ से कहाँ तक, सेंटर से इलिप्टिकल पाथ पे किसी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और सेंटर से किसी भी क्या है यहाँ पे मेजर एक्सिस है, तो सेमी मेजर एक्सिस के किसी पॉइंट के बीच की दूरी सर्कल से, सॉरी सेंटर से, अगर मैं उन दोनों का क्या ले लूँ, रेशियो ले लूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ओ से लेके ए तक और ओ से लेके एक्स तक, दोनों का रेशियो लिया, तो वो क्या कहलाता है, इसेंट्रिसिटी। क्या कहलाता है, इसेंट्रिसिटी। अगर इसेंट्रिसिटी की मैं बात करूँ तो मतलब इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, तो सीधी बात है, ई से रिप्रेजेंट करूँगा, है ना। अब मैं अगर ए से लेके ओ तक निकालना चाहता हूँ, ए से लेके ओ तक,
तो ए से लेके ओ तक ऐसे रहेगा, ओ से लेके एक्स तक की डिस्टेंस कितनी है, ए है, इज इक्वल टू ई हो जाएगा। ए को उधर कर दो तो ए ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस आई है, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितनी है, ए ई है। ऐसे इधर भी उतनी ही डिस्टेंस होगी, कितनी होगी, ए ई, कितनी हो जाएगी, ए ई। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल। अब आप कहेंगे सर इसेंट्रिसिटी क्या होता है। इसेंट्रिसिटी एक्चुअल में ये रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है, इनका कर रहा है, और ये जो रेशियो है ना बहुत कुछ डिफाइन करके चला जाता है, रेशियो बहुत कुछ डिफाइन करके चला जाता है। मेनली ध्यान देना, अगर इस इसेंट्रिसिटी या इसके रेशियो की जो वैल्यू है अगर 0 हो जाए, मतलब यहाँ से लेके, ध्यान देना, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस का अगर मैं रेशियो कर रहा हूँ और वो क्या आ जाए, मतलब ई की वैल्यू क्या आ गए, 0, तो इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये ध्यान दो कि ये जो इमेज बनाई गई है या जो ये शेप है वो क्या है, सर्कल है। वो क्या है, सर्कल। समझ पा रहे हो, सर्कल में कहीं भी गैप नहीं नजर आता है, ठीक। तो ई की वैल्यू वहाँ पे क्या होगी, 0। अगर ई की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है तब वो क्या बन जाती है, पैराबोला। क्या बन जाती है, पैराबोला। यानी ई इज ग्रेटर देन 1, ई इज ग्रेटर देन 1, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का रेशियो, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी का रेशियो अगर मैं कर रहा हूँ तो ई इसेंट्रिसिटी मिलेगी। और अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तब उस कंडीशन में क्या बनेगा, पैराबोला। ठीक है, क्या बन जाएगा, पैराबोला। और यदि ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, 0 से लेके 1 के बीच में है, तभी क्या बनेगा, हमारा इलिप्स बनेगा। क्या बनेगा, इलिप्स। क्लियर है। तो इसेंट्रिसिटी तय करता है कि यहाँ पे क्या बनने वाला है। ये जो शेप है वो पैराबोला बनेगा कि सर्कल बनेगा कि इलिप्स बनेगा। क्लियर है, हाँ या ना। क्या इतनी बातें समझ में आ गई। ये बहुत छोटी बातें थी लेकिन बहुत गहरी बातें थी। ठीक है, इलिप्स के बारे में अगर आप यही नहीं जानोगे तो बहुत कुछ आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करना है तो इन बेसिक बातों को पकड़ना पड़ेगा। ये जो भी बातें मैं कर रहा हूँ ये किसकी है, इलिप्स की है। और अगर आपने इलिप्स ही नहीं समझा तो फिर आप केपलर के लॉ को सही तरीके से समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि केपलर का पहला ही नियम है कि भैया जो प्लैनेट होते हैं वो ऑर्बिट, किस ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहे होते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहे होते हैं। तो अगर आप इलिप्स के बारे में ही नहीं समझोगे तो फिर चीज़ों को आप डिफाइन कहाँ से कर पाओगे। यस और नो। ठीक है, तो अभी तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ही आउज गाउज हो चुका है, तो ये जो नाम है वो आप लिख लो। उसके बाद मैं थोड़ा सा और यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ या नई नई चीज़ें और भी देखते हैं हम लोग इलिप्स के बारे में। पहले हम इलिप्स के बारे में बात करेंगे तभी केपलर साहब के नियम को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे की ओर बात करता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आवाज़ जो है आपको थोड़ा सा इधर उधर जा रहा होगा, बिकॉज बाहर का इन्वायरमेंट कुछ ज़्यादा ही शानदार हो चुका है, इसलिए उसको ना आप तक पहुँचाएँ, उतने शानदार माहौल में ना आप पहुँच पाएँ, इसलिए फ़ैन स्टार्ट करना पड़ा। और फ़ैन भी मेरा नॉइज़ रिड्यूसर नहीं है, नॉइज़ प्रोड्यूसर है, तो क्या कर सकते हैं, एक को ख़त्म करने के लिए एक को प्रोड्यूस करना पड़ रहा है। चलिए फिर भी प्रयास करते हैं कुछ समझने का, जितना जल्दी हो सकता है समझ लेते हैं। पहले हम लोगों ने ये समझ लिया कि इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो ए ई होगा, और ई का क्या अर्थ है आप समझ लिए। अच्छा, एक इन्होंने पूछा पैराबोला क्या होता है, तो पैराबोला मेनली आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ध्यान देंगे। कोई भी शेप इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है, ऐसे नज़र आ रहा है, तो ये क्या है, पैराबोला है। ठीक है ना, यू शेप में अगर नज़र आ रहा है तो यही क्या है, पैराबोला है। इसके लिए इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू होती है 1 से क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब ध्यान से समझिएगा, ये तो कहानी थी अभी तक एक शेप की। अब हम बात करते हैं अपने सन की। मेनली जो हमारा सन है वो एक्चुअल में एकदम सेंटर में नहीं है भाई, यही तो मेन प्रॉब्लम है, एकदम सेंटर में नहीं है। सन हमारा यहाँ पे बैठा है, इस पॉइंट पे, इस ए वाले पॉइंट पे। सन कहाँ पे है, यहाँ पे, ये है सन। और इस सन के अराउंड ये लोग चक्कर लगा रहे हैं, यानी जो प्लैनेट है इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में इस तरीके से चक्कर लगा रही है। समझ पा रहे हैं, इस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सन यहाँ पे है। तो जो केपलर साहब ने बताया है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा सन है और एकदम सेंटर में नहीं है। पहली गलतफहमी यहाँ से ख़त्म कर लो। तो अगर सन यहाँ पे है तो सेंटर ये बन गया। अब इस सेंटर से अगर मैं यहाँ से यहाँ तक रेडियस देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस क्या होगा, मान लेता हूँ R1 है। ठीक,
और इस सन से यहाँ तक देखूँ तो क्या वही रेडियस है? नहीं सर, ये क्या हो जाएगा? R2 आ जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे समझिएगा, मेनली अगर हम जानते हैं कि इस सेंटर से यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है, इस सेंटर से यहाँ से लेके यहाँ तक होता है A, होता है A, और इस सेंटर से इस पॉइंट तक, इस सेंटर से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? A। जस्ट निकाले हो, ये पॉइंट पे ही तो अपना सन है, ए पॉइंट पे ही तो सन है अपना, और इस सेंटर से इस ए पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो ए ही है। इसका मतलब इस सेंटर से सन तक की डिस्टेंस कितनी है? ए ही है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। अच्छा, फिर इस सेंटर से फिर इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? ए ही है, हाँ या ना? यस और नो? तो अगर आपसे पूछ दे कि बताओ R1 कितना होगा, यानी रेडियस कितना होगा, तो रेडियस कितना है, मतलब R1 की अगर मैं वैल्यू निकालूँ इस टर्म में, मेजर एक्सिस और उसके साथ साथ इसेंट्रिसिटी के टर्म में निकालूं, तो R1 कितना होगा? सर R1 कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक है, इस पॉइंट तक है। और मुझे क्या पता है, मतलब ये देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये भी कहाँ से कहाँ तक चलेगा भाई? R1 भी तो सेंटर तक, सन के सेंटर तक ही होगा ना, कोई भी रेडियस सेंटर टू सेंटर काम करता है, तो यहाँ तक होगा ये पूरा का पूरा R1। ऐसे ही R2 जो होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, हाँ या ना? ये होगा R2। क्लियर है? अब थोड़ा सा ध्यान से फील करिएगा, ये R1 है अपना। R1 में अगर मैं मेजर एक्सिस का यूज करूँ तो यहाँ तक A हो रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक A ही। अगर देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक R1 है ना, इसका मतलब A में अगर मैं A को जोड़ दूँ तो R1 बन जाएगा। दैट मीन्स R1 जो है मेरा A प्लस AE है, ये सर नो, ये R1 है। अगर मैं R2 निकालूँ तब R2, तो R2 यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक होता तो पूरा A होता, लेकिन सिर्फ इतना है। इसका मतलब क्या हो गया? A में से इतना पोर्शन कम हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब मैं लिखूंगा इसको तो A माइनस AE लिखूंगा, हाँ या ना? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल। अब एक बात और समझिएगा, अगर मैं इस सन को ऑब्जर्व करूं तो इस सन से दूर अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ूं, ये पॉइंट है मेरा, सपोज कर लीजिए X, और ये वाला पॉइंट है सपोज कर लीजिए Y, तो बताइए इस सन से दूर कौन सा पॉइंट है? Y। इसका मतलब Y क्या है? Y मेरा फारदेस्ट पॉइंट है, यस और नो? फारदेस्ट पॉइंट है, और फारदेस्ट पॉइंट को एक्चुअल में हम लोग नाम देते हैं एपहेलियन, एपहेलियन, ठीक है? क्या नाम देते हैं? एपहेलियन, या इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं FOG। क्या देते हैं? FOG, FOG याद रखेंगे। तो सन से जो फारदेस्ट पॉइंट है यानी इधर की ओर, वो क्या है? मतलब R1 डिस्टेंस पे है, वो क्या है? फारदेस्ट पॉइंट है, सबसे दूर है, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एपहेलियन, और या इसी को हम बोलते हैं FOG। समझ पा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि आप एपहेलियन पढ़ते हैं, समझ पा रहे हैं कि यार एपहेलियन पॉइंट पे है, फारदेस्ट पॉइंट पे है, तो उस कंडीशन में इसके ऊपर सूरज की रोशनी क्या पड़ रही होगी? सीधी पड़ रही होगी कि तिरछी पड़ रही होगी? ये सब बातें आप समझते हो, समझ पा रहे हो ना? ज्योग्राफी के अंदर आपको ये पढ़ाया जाता है। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कौन सा पॉइंट है? नियरेस्ट पॉइंट है या क्लोजेस्ट पॉइंट है? ठीक है, क्लोजेस्ट पॉइंट बोलो या नियरेस्ट पॉइंट बोल दो। और क्लोजेस्ट पॉइंट को क्या नाम दिया जाता है? पेरीहेलियन। क्या नाम दे दिया है? पेरीहेलियन, पेरीहेलियन, ठीक है, पेरीहेलियन, या इसी को नाम देते हैं पेरीजी। क्या नाम दे देते हैं? पेरीजी, ठीक है, इसको नाम दिया जाता है पेरीजी। ये याद रखेंगे, क्लियर है? अगर इतनी बातें आप समझ गए होंगे तो आपकी कहानी आराम से चल रही होगी, स्मूथली स्मूथली, ठीक है। प्लानिटरी मोशन में तभी आप ऑब्जर्व कर पाएंगे जब इन चीज़ों को आप पहले ही माइंड में रख पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये सन है और सन से जब कोई प्लानिट मतलब किस इलिप्टिकल पाथ पे चल रहा है और वो फारदेस्ट पॉइंट की ओर है, तब उस कंडीशन में उसकी स्पीड क्या होगी? स्लो है, स्लो होगी। मतलब ये सन है तो सन से जितना दूर प्लानिट रहेगा उस कंडीशन में उसकी स्पीड क्या रहेगी? उतनी ही स्लो रहेगी। और जितना नज़दीक रहेगा दैट मीन्स इधर रहेगा तो उतना ही क्या आएगा? फास्ट स्पीड रहेगा। और याद रखेंगे कि इसी ऑर्बिट पे सभी प्लानिट क्या कर रहे होते हैं? चक्कर लगा रहे होते हैं। सभी प्लानिट इलिप्टिकल ऑर्बिट पे ही चक्कर लगा रहे होते हैं। तो सर क्या एक ही ऑर्बिट में सब लगा रहे हैं? नहीं, सबका ऑर्बिट क्या है? अलग अलग, लेकिन सबकी शेप क्या है? सेम। समझ पा रहे हैं ना? शेप सबकी इलिप्टिकल ही है। मतलब ये मान लेते हैं कि कोई और होगा, फिर ऐसे ही दूसरा एक और आएगा, फिर ऐसे ही एक ऐसे नजर आएगा, तो ऐसे कई सारे ऑर्बिट बने होंगे और इसमें प्लैनेट क्या कर रहे होंगे? अलग अलग ऑर्बिट्स में मोशन कर रहे होंगे। आई होप आपको इलिप्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आप इलिप्स के बारे में समझ लेंगे तभी आप केपलर साहब के नियम को समझेंगे।
तो अब केपलर साहब के नियम को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, बिकॉज एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्वायरमेंट है और दूसरी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्वायरमेंट ही है। तो इसी कारण हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास को यहीं पर स्थगित करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो अब फुल स्पीड के साथ हम लोग क्या कर रहे होंगे, केपलर साहब के नियम को देख रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।